नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल तो सचिन पायलट और उनके समर्थक करीब 18-19 विधायकों ने एक तरीके से खुली बगावत कर दी थी। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कुछ केंद्रीय नेतृत्व के लोग जिनमें अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला भी, ये सब सक्रिय हुए और किसी तरीके से सचिन पायलट को वापस अशोक गहलोत का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया। तब तमाम तरह की अटकलबाजी शुरू हुई थी कि आगे चल कर के सचिन पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कई तरह की चीजें थी, लेकिन हमने देखा है कि वैसा कुछ हुआ नहीं है। और हाल में जब राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा हुआ तो सचिन पायलट उनसे 4-5 कुर्सी छोड़ करके बैठे हुए थे और एक जगह तो उन्हें मंच से उतरने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। अब उनके समर्थकों में और पूरे गुर्जर समुदाय में एक आक्रोश देखा जा रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति आज जयपुर के कोट खावदा में दिखाई दी। और इस कोट खावदा में एक महापंचायत के नाम से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सचिन पायलट ने अपना शक्ति प्रदर्शन ये किया। लगाओ, उसमें चार्जर लगाओ, ब्लैक वाला। शक्ति प्रदर्शन भी इस अंदाज में कि उनके समर्थक 16 एमएलए महापंचायत में ब्लैक वाला मौजूद लाओ, थे। ब्लैक वाला। अब ये देखना है कि ये जो लड़ाई है इन दोनों की, ये क्या रूप लेगी। तो राजस्थान के मौजूदा घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने पहचाने चेहरे और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो राजस्थान में चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, एक बार तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब फिर पावर गेम दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के दौरे के समय जिस तरीके से सचिन पायलट को मंच से उतरने के लिए मजबूर किया गया था, उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है उनकी बिरादरी में। और आज जो जयपुर के पास कोट खावदा में महापंचायत के नाम से जमावड़ा हुआ, जिसमें 16 एमएलए मौजूद थे, लेकिन बुलाने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं गए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं गए। इस घटनाक्रम को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान की पूरी राजनीति, मतलब सिर्फ इसी को नहीं, ये इतनी वाइब्रेंट कभी आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इससे पहले हमेशा दोनों पार्टियों में, चूंकि एक अल्टरनेट आती है सरकारें, और बहुत एक रेयर में होता है यहाँ की एक बार दोबारा रिपीट आपको करना हो, या और आपको दोनों तरफ दिखेगा कि पार्टी का एक चेहरा दूसरे चेहरे से एक बार लड़ता दिखता है। चाहे आप शुरू से उस पूरी पॉलिटिक्स को हरदेव जोशी जी के समय से, या हम लोग भैरव सिंह शेखावत जी के समय से देखते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो पूरी तरफ यह इस समय राजस्थान इस तरह ओपन दिख रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एकदम इस तरह की रस्साकशी है कि जिसको आप सामने भी देख रहे हैं, आपकी सेंट्रल लीडरशिप देख रही है, और जो हाई कमान है उसके सामने तलवारें खींची नहीं है, बाकायदा एक दूसरे के साथ उसको जंगी करते हुए भी देख रहे हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी, आपको याद होगा, मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त वहां खड़े हुए दर्शक, वो जो लोग थे, वो नारे लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री हमको सचिन पायलट चाहिए। ये अलग बात है, प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के लिए नारे नहीं लगा रहे थे, लेकिन नारे लग रहे थे। उसके बाद जब हम लोग पिछली राजनीति को देखते हैं, अशोक गहलोत को जब बुलाया जरूर गया था, लेकिन ये शायद खुद सचिन को क्या किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वहां आएंगे, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक में जाति का एक खास जमावड़ा था, और जिस तरह की राजनीति में इस समय वहां दोनों के बीच में तलवारें खींची हुई हैं, नहीं लग रहा था कि वो वहां तक आएंगे। लेकिन हमको एक बात जरूर साफ दिख रही है कि 16 विधायकों का भी वहां होना, अभी हालांकि वो जो 4-5 विधायक उनके साथ और भी थे जो उस समय तक पहुंचे, वो कहाँ हैं, उन सबको देखना। लेकिन ये बात आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसी जंग है जिसमें कि
अभी तक अलग अलग अगर लोगों से आप बात करेंगे, खासतौर से कांग्रेस के अंदर बात करेंगे, तो वो एक और चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आज ही अगर जिन लोगों से बातचीत हुई उनकी मैं बातचीत का ब्यौरा दें, कि ये एक अल्टरनेट लीडरशिप भी तैयार हो रही है कि अगर अशोक गहलोत का स्पेस होता है तो आपके पास एक सर्वमान्य लीडर होगा, यानी बाकी कोई लीडरशिप नहीं है। और कांग्रेस के अंदर दो एक बेहतर राजनीति के लिए एक अल्टरनेट ध्रुव तैयार कर दिया। लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि जो आदमी सामान लेके दहलीज तक चला गया हो और फिर घर में लौटा है, वो कब घर छोड़ के चला जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं होता। और इसीलिए मुझे लगता है कि वही विश्वास की कमी लगातार दिख रही है। पार्टी लगातार स्ट्रेस में है और वो रोज बरोज, चूंकि जिस समय लग रहा था कि उनके समर्थकों को कि हमारे उनको सचिन पायलट को कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या इस बार वास्तविक रूप से उनको शक्ति दी जाएगी, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा, जिसका ही नतीजा ये है कि वहां इस तरह की पंचायत फिर उसी तरह शुरू हुई। और ये सेट पैटर्न होता है हमेशा, किसी भी उसमें हम देखते हैं तो इस तरह की राजनीति सेट पैटर्न होती है, जो कि ये कहने की कोशिश करती है कि आप मेरी भीड़ देख लीजिए, मेरे लोग देख लीजिए, वो मेरे साथ खड़े हैं और अब हम फिर वहीं उसी रास्ते पर हैं जहां से आप हमको वो लौटा कर लाए थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये काफी गंभीर रस्साकसी है और इसके नतीजे जो है हम लोग, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम लोग गौर करते हैं चौधरी साहब, तो वो मुझे लगता है कि बीजेपी की ज्यादा वजूहात थी जिसकी वजह से सचिन पायलट को वापस लौटना पड़ा। उनके विधायकों की संख्या इतनी बड़ी, मतलब वो एक वो भी चीज थी, लेकिन बीजेपी के अंदर से जो डिफरेंट वॉइसेस थी उन्होंने ज्यादा वापस उनको किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी ताकत को फिर से तोल रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए कम से कम अच्छी खबर नहीं है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वसुंधरा खेमा सचिन पायलट की एंट्री के बहुत पक्ष में नहीं था या बिल्कुल पक्ष में नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो क्या वसुंधरा राजे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द नहीं बनती जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह की लड़ाई झगड़े इस समय कांग्रेस में चल रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उसका फायदा उठा सकती थी। हमने देखा है कि कर्नाटक में भी किया है, मध्य प्रदेश में भी किया है, राजस्थान में भी कर सकते थे। देखिए, वसुंधरा राजे पिछले लगभग दो अपने अगर उनके चुनाव का टेन्योर का उसका गौर करते हैं तो वो बीजेपी की एक उम्मीद के साथ साथ बीजेपी के अंदर चिंता दोनों बनी रही, लगातार बनी रही। उनके चलते आपने देखा होगा कि पूरी लॉबी, चाहे उसमें घनश्याम तिवाड़ी हो या तमाम लोग हों, उन लोगों की जिस तरह से पार्टी के अंदर पूरा एक बिखराव तक की स्थिति पर गई, बीच में लगा कि प्रेशर होगा। आपने देखा सेंट्रल लीडरशिप के साथ लगातार लगातार बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री, बाकी तमाम लोग हाईकमान का आदेश मानते दिखते हैं, हमेशा आपको दिखेगा कि वो उससे अलग खड़ी दिखती हैं। और अभी जब उनकी मार्च से यात्रा शुरू होनी है, अब वो जो उन्हें राजस्थान का दौरा शुरू करने वाली है, वो भी उसी तरफ इशारा है। क्योंकि इस बार अगर हम देखते हैं तो जो इनको वापस जो हम लोगों ने सचिन पायलट को बिल्कुल लगभग करीब, और लग रहा था कि अगर उसमें बीजेपी थोड़ा सा पुश कर देती, थोड़ा सा पुश, तो मुझे लगता है कि यहां से सॉरी, कांग्रेस की सरकार डगमगा सकती थी। यानी आप जब वो अपने बैग भर के दहलीज तक आ गए सामान लेके, तो स्वागत करने के लिए अगर बाहर कोई होता तो वो उसके साथ चल भी देते कार में बैठ के, लेकिन वहां स्वागत करने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि पूरी तरह से अपने 45, ये कहा जाता है उस शक्ति समीकरण में जो वहां का राजस्थान का था, कि 45 उनके अपने बिल्कुल उनके साथ एकजुट खड़े हुए विधायक थे जो वसुंधरा के साथ किसी स्थिति तक जा सकते थे। अभी जब वसुंधरा राजे जब वापस अपने राजस्थान यात्रा मार्च में शुरू करेंगी तो आपको इस बात का भी देखिए, अभी भी अगर ये कहें कि राजस्थान में जो क्राउड पुलर है, जो पॉपुलिस्ट चेहरा है, वो वसुंधरा राजे हैं। उनका अभी विकल्प राजनीति खासतौर से सेंट्रल लीडरशिप नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि इस वक्त बीजेपी पहले से ज्यादा बटी हुई दिख रही है, ज्यादा चेहरों में विभक्त दिख रही है। जो हम लोग सिर्फ उन्हीं को नहीं, अभी तक हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत या उन्हीं को ये सोच रहे थे कि एक बड़ा चेहरा होंगे उनके
विरोध में अगर कोई नया चेहरा सोचा जाता है। लेकिन अब हम लोग अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी उसमें काउंट करें तो बाकायदा उनके भी यहाँ लोग जो हैं अब उनके चेहरे को भी बतौर मुख्यमंत्री पेश करने लगे हैं। यानी हम अगर इस तरह देखें तो वहां भी अलग अलग फैक्टर हैं और यही कारण है कि वसुंधरा राजे को लेकर हाई कमान अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। आपने देखा होगा अभी वो दिल्ली आई थी और मिली थी, होम मिनिस्टर से भी मिली थी और तमाम लोगों से मिलने के बाद वो बातचीत के बाद फिर अपना राजस्थान दौरा शुरू कर रही हैं। इस दौरान वो कमजोर होते हुए तो दिख रही हैं, उम्र उन पर हावी होते हुए तो दिख रही है, लेकिन अभी भी राजस्थान में जो बीजेपी है वो ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं ला पा रही है जो कि इनके खिलाफ एक चीज खड़ा हो, चाहे वो पूनिया हो, चाहे ये हो, तमाम लोग जो भी लोग इस समय अगर हम लोग कहें वो इनके मुकाबले आम आदमी में कम स्वीकृत ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को लगता है हाईकमान चाहकर भी उनके लिए कोई एक रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। और वो मैं ये कहूं कि बहुत सहज पानी की तरह तो नहीं है, कम से कम हाईकमान के लिए, और लगातार स्ट्रेस जरूर होता है। जब भी वसुंधरा राजे का जिक्र आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ नड्डा तो अभी खैर जेपी नड्डा अभी हैं, लेकिन उनसे पहले आपने देखा होगा राजनाथ सिंह के समय में भी अरुण जेटली का दौर और उस तमाम चीजों में। तो मुझे लगता है कि वो एक काफी टफ राजनेता है जिनके पास जमीनी पकड़ है, ऐसा मुझे लगता है। हम ये मान सकते हैं कि दोनों दल एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, इस समय बिल्कुल आप साफ करते। मैंने शुरुआत इस तरह की थी कि वाइब्रेंट राजस्थान की राजनीति इस बार जितनी वाइब्रेंट है इतनी आपने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि एक एक दल में मुख्यमंत्री पद के इतने कैंडिडेट और इतने धड़े इससे पहले नहीं थे। एक चेहरा मुख्यमंत्री पद के तौर पर, चूंकि हर पार्टी में होता है कि इंटरनल स्टेक होती है, लेकिन पूरे स्टेट में जो सर्वमान्य चेहरा होता है या जिसकी धड़ेबंदी में जिसकी एक सर्वमान्यता होती है, उससे ज्यादा इस वक्त दिख रहा है। और सबके पास अपने अपने कारण, अपनी अपनी ताकत है। और हाईकमान एक तरह से दोनों में आपने देखा होगा कि अगर आपके हाईकमान की पूरी चल रही होती तो ना ही अशोक गहलोत इस तरह की स्थिति में होते और ना ही सचिन पायलट, यानी उनको दोनों को बैठाकर समझा दिया जाता और वो मानी जाती। लेकिन हाईकमान जब कमजोर होता है उस स्थिति में आपको दोनों लोग मनमानी करते हुए दिखते हैं, और चूंकि एक पर ज्यादा सख्ती नहीं की जा सकती क्योंकि उसके छिटकने का डर है। और अगर हम बीजेपी की तरफ आते हैं तो बीजेपी की मजबूरी अभी ये है कि भले ही गजेंद्र सिंह शेखावत हो या हम लोग ओम बिरला को देखें जो एक नए कंटेंडर के तौर पे, या पूनिया, उन लोगों के अंदर जो है इतनी स्वीकार्यता अभी नहीं दिखती है जो अक्रॉस मतलब पूरे राजस्थान में जो सहज नाता अपने मतदाताओं से या जो आम जनता के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया का है वो उनका अभी तक मतलब देखने में नहीं आया है। हो सकता है कि वो हो, चूंकि जो इंटरनल चैनलिंग है उसके बारे में हम लोग इस तरह नहीं देखते हैं क्योंकि जो स्थानीय उस पर चल रहे होते हैं। हो सकता है कि वो स्ट्रेटेजिशियन बड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके पास रणनीतिक तौर पर ज्यादा समझ हो, लेकिन जनता के साथ जो संवाद अभी भी हमको दिख रहा है वो वसुंधरा राजे का बाकी से ज्यादा है। और यही कारण है कि दोनों पार्टी की जो हाई कमान है वो अपने स्थानीय मतलब जो राज्य स्तर की लीडरशिप है उसको लेकर बहुत कन्विंसिंग नहीं दिखती है। मुझे यही लग रहा है कि इस तरह से यहाँ दोनों राज्यों में दोनों पार्टियों के हाई कमान को इस स्थिति से जूझना पड़ रहा है कि किसको लेना है और किसको किस हिस्से तक ले जाकर रखना है। ये बड़ा सवाल हो सकता है। पर कांग्रेस में तो ये परिपाटी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हम हर राज्य में देखते हैं कि लीडरशिप को लेकर के, संगठन पर वर्चस्व को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी अच्छी खासी जूतम बाजार लगभग हर राज्य में रहती है। पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो मेरे विचार से राजस्थान के अलावा कहीं इस तरह की बेबसी या मजबूरी भाजपा नेतृत्व के सामने हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई रास्ता राजस्थान में तलाश करना पड़ेगा। देखिए ऐसे वक्त में जब पार्टी बहुत सारे राज्यों में नए तरह से इनरोड कर रही हो, जब वो पार्टी बंगाल में जाकर एकदम इस तरह का कट थ्रॉट कंपटीशन हो कि जिसको मैंने, चूंकि जब बंगाल को जब से मैं कवर करता हूं
पिछले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में तमाम में, तो बीजेपी को जब वहां आगे बढ़ता हुआ एक हिस्सा दिख रहा हो, जब बीजेपी को आसाम में लड़ना हो पूरा, और जब उसके पास इस बात की चुनौती हो कि केरल उसके पास अकेला बचा हुआ हिस्सा इस तरफ है जहां उसने काफी गेन भी करते हुए दिखी थी लेकिन एक लेवल से आगे नहीं बढ़ रही हो, और फिर तमिलनाडु में एक नए समीकरण के साथ अपना हिस्सा बढ़ाना और एक अपना इंडिपेंडेंट जो चेहरा है उसको पेश करने की कोशिश, जिसको रजनीकांत के मुझे लगता है कि वापसी के बाद थोड़ा झटका जरूर लगा होगा क्योंकि नए चेहरों के और अलागिरी के साथ बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं होने के बावजूद, तो ऐसे में उनको एक ऐसे राज्य में जिसमें वो अपोजिशन में है और बहुत ज्यादा बिना तोड़फोड़ की वो सत्ता में नहीं आएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि वो इस पर इस वक्त इतना ध्यान दे रहे होंगे। ये इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज उनके लिए है कि एक नया राज्य लेना, और नए राज्य में खासतौर से उस राज्य में जिसको लेने के बाद वो इधर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों की तरफ अपनी उस बढ़त को पूरा कर सकते हैं, जिसको लगातार, क्योंकि बंगाल में लगातार कहा जा रहा था कि वहां बीजेपी के लिए कोई रोड नहीं हो सकती, और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन था, लेकिन लोकसभा ने उसको उलट के रख दिया, तो लिहाजा वो सत्ता के करीब जा रहे हैं ओमकार जी। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके लिए ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये जरूर मुद्दा है क्योंकि वसुंधरा राजे की जिस तरह एकदम छवि मनमानापन करने की है, अपने मनमाने अंदाज से फैसले लेने की है, और कई सारे फैसलों में वो सेंट्रल की लीडरशिप की सलाह को लेना भी गंवारा नहीं करती। वैसे में ये जरूर है कि वो उनको चुभता होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे वक्त में जब उनको अपने तमाम संसाधन, तमाम लीडरशिप को वहां केंद्रित करना है, उनकी पूरी टीम्स वहां है, एक एक सीट को रख के रखा हुआ है, आपने देखा होगा सेंट्रल लीडरशिप के मंत्रियों को बाकायदा जिले दिए हुए हैं, जो उनके अपने सहयोगी संगठन है वो तमाम अलग अलग जगह जाके कैंप कर रहे हैं, और अगली चुनौती के तौर पर वो लोग तमिलनाडु उसको आसाम को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से अभी वसुंधरा राजे को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा ना हो। हालांकि कांग्रेस में भी आप ये देखेंगे बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप का असमंजस है या ससुपंज है, वो उससे बिल्कुल उलट है। कांग्रेस में सेंट्रल लीडरशिप इस समय बहुत ताकतवर नहीं दिख रही है क्योंकि हर जगह वो सवालों के घेरे में है, हर जगह उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा वो कोई भी अथॉरिटियन फैसला जो है अथॉरिटी के साथ नहीं कर सकती है। ये एक बड़ा कारण है, वरना तो जो पूरा दौर था इंदिरा गांधी जी का, या जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, या फिर राहुल गांधी राजीव गांधी के दौर तक, वो जब चाहे बदल दिया करते थे, जब चाहे लीडरशिप बदल दिया करते थे। हम लोगों ने खूब यूपी में भी देखा है कि कैसे वीपी सिंह आए, फिर वो उसके बाद वो फिर चले गए, फिर वीर बहादुर सिंह, फिर एनडी तिवारी, ये सब बहुत आसानी से उन्होंने बड़े बड़े लीडरशिप को, चाहे वो सेंटर से यहाँ से ले, राजस्थान से ले, या कहीं से ले जाकर रख दिया। अब इस वक्त भी कांग्रेस की लीडरशिप एक तरह से ट्रांजिशन फेज में है, होगा क्या उसमें तो अभी कोई कह पाना मुश्किल है, लेकिन जहां जो गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट हैं वो इस बात को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा इसी के पास रहे, और जो सीनियर लीडरशिप है उसमें एक नई राह की तरफ भी बात करती है। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव की बात की जाती है, कई बार की जाती है, तो ऐसे में उनकी दूसरी मजबूरी है और बीजेपी की एक दूसरी मजबूरी है। इसीलिए दोनों राज्यों की जो लीडरशिप है वो थोड़ा हमको मनमाना करते हुए दिख रही है, या अपने ही सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ थोड़ा सरदर्द करती हुई दिख रही है। जिस तरफ आपने इशारा किया है इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व को आगे लेकर के आ रही है। ये बात हमने उत्तराखंड में भी देखी थी, हिमाचल में भी देखी थी, असम में भी देख रहे थे, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी देखी है। अलग अलग राज्यों में हमने देखी है कि नई पीढ़ी को आगे लेकर के ये लोग आ रहे हैं, नेतृत्व सौंप रहे हैं। और जब पिछले लोकसभा चुनाव में आडवाणी जी को टिकट नहीं दिया गया था, मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया गया था, तो तमाम तरह की बातें कही गई थी। राहुल गांधी ने तो बहुत भद्दे शब्दों में स्टेज से कुछ ऐसी ऐसी बातें कही थी कि आडवाणी जी को नीचे धक्का दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन यही राहुल गांधी कांग्रेस में नई लीडरशिप को लेकर के आना चाहते थे, और बाद में हमने इनको पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए देखा है। सोनिया गांधी की एक टीम हुआ करती थी, फिर राहुल गांधी ने अपनी टीम बनाने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये हुआ कि सोनिया गांधी अब जैसा चाहती रही वैसा वैसा राहुल गांधी करते रहे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथों में कमान, राजस्थान में अशोक गहलोत के हाथों में कमान। इस बात का द्योतक थी
कि जो सोनिया गांधी ने चाहा वही राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया। मध्य प्रदेश में तो हम वो हश्र देख चुके, वहां तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुली बगावत कर दी और सरकार गिर गई। लेकिन राजस्थान में जो नई पीढ़ी के राहुल गांधी के कभी करीबी माने जाते थे, सचिन पायलट, वो आज कांग्रेस की इस राजनीति में कहीं अलग थलग और किनारे खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम बड़ी सफलता के साथ कर रही है, मान लें कि कांग्रेस अब नई पीढ़ी को आगे लाने में चूक गई है या वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि विपक्ष में भी है, कमजोर भी है और बहुत सारे राज्यों से वो सिमट चुकी है करीब करीब। तो जो पुरानी पीढ़ी है वो वर्चस्व छोड़ने को तैयार ही नहीं है। देखिए, अगर हम एक उसको नजरिए से देखें, राजनीतिक नजरिए से, तो राहुल गांधी का वो प्रयास था बहुत साहसिक प्रयास उनकी पार्टी के हिसाब से। उनको लग रहा था कि मेरी जो टीम है, जो मैंने सोचा है, और मुझे वो अपने आइडिया को, भले ही उन पर हार हो जीत हो वो अलग चीज होती है, लेकिन वो चाह रहे थे कि अपनी पार्टी को वो एक नई दिशा दें। लेकिन वो उन रणनीतियों का सामना नहीं कर पाए, उन जो राजनीति करते रहे उनके सेंट्रल लीडरशिप में, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे वो मोतीलाल वोरा हो, या वो पूरी जो एक सीनियर्स की लीग थी, उसको उनको जो उन्होंने टीम चुनी थी। जैसे अब राजस्थान की तरफ ही देखें तो अभी भंवर जितेंद्र सिंह आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। वो जो जो बिल्कुल करीबी, और राजस्थान में जिनको ये माना जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा अशोक गहलोत से भी ज्यादा राहुल गांधी के करीबी हैं, और सचिन पायलट उस टीम में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ये तमाम लोग जो नॉर्थ ईस्ट के लीडरशिप थी। फिर उन्होंने गुजरात में भी चुना, लेकिन आपने देखा कि उनको ताकत नहीं मिल पाई। यूपी में भी उनके कोई प्रयोग जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब ऐसी स्थिति होती है कि जब आपको पूरी तरह खेलने ना दिया जाए और आपके नाम पर फैसले होते रहे, कोई और फैसले करता रहे, तो आपकी ताकत में यकीनन गिरावट आती है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सुधरती नहीं है और लोग आप पर उस पूरी चीज को थोपते रहते हैं। कुछ उसी दौर से कांग्रेस गुजरी है और गुजर रही है। इस वक्त भी आपने देखा होगा कि जब गुलाम नबी आजाद निकल रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक तंजिया तौर पर G23 का नाम लिया। तो ये उस तरफ इशारा था। अगर हम लोग चिदम्बरम को देखें, कपिल सिब्बल को देखें, कपिल सिब्बल के जिस तरह के बयान आए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी का जो, मतलब हालांकि वो बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन जो हम लोग जो उनकी रणनीतियां हैं, भाई एक सीनियर लॉयर कांग्रेस के लिए खड़े होते हैं अक्सर, तो उनके बयानों को, ट्वीटर्स को आप देखेंगे कि वो इधर और उधर के बीच में झूलते हुए रहते हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के पास अभी दिशाहीनता की स्थिति है। और अभी जिस तरह से प्रियंका गांधी सामने आई है, प्रियंका गांधी बीच में जब उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया था यूपी का इंचार्ज, वेस्टर्न यूपी उनको दी गई थी। अब वो पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या क्या कारण था उनका। हालांकि उनके पिता माधवराव सिंधिया को तो हम लोगों ने इधर देखा है, लेकिन वो जननेता के तौर पर तो हमारे यहाँ कभी नहीं रहे। वेस्टर्न यूपी की लीडरशिप के साथ उनका कभी इस तरह का वो नहीं रहा, सिवाय इसके कि जो दिल्ली जाते हैं वो कई घर घूम के आते हैं, तो उनके घर भी घूम लेते थे। इस तरह की राजनीतिक रिश्तों से ज्यादा उनकी कोई जमीनी, मतलब मुझे नहीं लगता हकीकतन वो यहाँ कहीं थे। उसी तरह से मुझे लगता है कि जब आप प्रियंका गांधी को लाए तो बीच में 8 महीना वो बिल्कुल गायब हो गई। मतलब चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि वो आई, फिर उसके बाद बिल्कुल गायब थी, वो कहीं नहीं थी, और उसके बाद फिर अचानक अब शुरू हो गया। तो राजनीति कोई पार्ट टाइम काम नहीं होता है, फुल टाइम काम। जो जो बीजेपी की एक चुनावी मशीनरी खड़ी हो गई है, वो लगातार उनको एक चुनाव के बाद अगला चुनाव, उसमें पंचायत चुनाव से लेके ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, तमाम चुनाव पर वो लोग नजर रखते हैं और उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। कांग्रेस जो लंबे समय से आपको दिखेगा, हमको याद है कि आपको भी याद होगा, जो कांग्रेस सेवा दल की तरह से उनका पूरा एक पूरा सिस्टम होता था, जो ट्रेनिंग थी, जो पूरा वो था, वो अब आपको कहीं नहीं दिखाई देता। आपको याद भी नहीं होगा कि उनके सेवा दल का अध्यक्षता इस समय कौन कर रहा है। तो जिस तरह से बिल्कुल। कांग्रेस की लीडरशिप ने डिसेंट्रलाइजेशन करने से जो एक प्रोसेस थी वो रोकी, फिर उसके बाद जो फैसले लेने थे वो फैसले नहीं लिए, और जब उनको फाइनल असॉल्ट करना था उस वक्त वो हिचक कर वापस आ गए। तो उसका नतीजा यही है कि हाल फिलहाल में अभी हमको नहीं लग रहा कि वो उन पर दबा पाएगी, क्योंकि जो फैसले लेने होते हैं और जिस तरह के मुद्दे आपको चूज करने होते हैं,
क्योंकि आप जब कोई एक्सपेरिमेंट को लगातार इस तरह करते हैं कि आज यहाँ बैठे हैं, कल वहां बैठे, परसों वहां बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता और आपके वो लोग भी वापस चले जाते हैं जो आपके लॉयलिस्ट रहते हैं। क्योंकि कांग्रेस को अगर हम लोग देखते हैं, उनकी जनेऊ पॉलिटिक्स, उनका धार्मिक जाना, जो जो चीजें आप फैनिटी उसमें होकर करते हैं, मतलब एक कंफ्यूजन की स्टेट में जब आप करते हैं तो उसका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता। यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, आपने देखा होगा कि अलग अलग किस्म के जो स्मॉल मतलब छोटे छोटे लेवल पे किए गए प्रयोग थे, उनको बहुत होल हार्टेडली आपने एक एक पॉलिसी के तौर पर नहीं अपनाया। इसीलिए आप एक दिशाहीनता की स्थिति में दिखते हैं, जिसका नतीजा हमको इन राज्यों में सेंट्रल की या हाई कमान की कमजोर होती हुई पकड़ पर लगता है, क्योंकि आपके खिलाफ सवाल उठते हैं। ज्योतिरादित्य का मेरा मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना काफी बड़ी, जो कहा विवाद में राहुल गांधी ने, उनकी पर्सनल एक बड़ी पर्सनल चोट थी। क्योंकि पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे इधर पूरा का पूरा राजस्थान में जो मेहनत की थी वो सचिन पायलट ने की थी। मुझे याद है कि उनका दिल्ली आना तक कम हो गया था, मतलब उस युवा लीडरशिप को जिसको हम अक्सर देखते थे शाम में, वो पूरी तरह से कमिटेड होकर उन्होंने अपने राजस्थान में जगह जगह जाकर एक पीसीसी चीफ के तौर पर मेहनत की, लेकिन नतीजे में उनको वो नहीं मिला जो उन्होंने जिसके लिए किया था। उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आप कोई भी आदमी कह सकता था कि छिंदवाड़ा के बाहर कमलनाथ की कितनी रैलियां हुई होंगी, कितनी उन्होंने वो वोटिंग की, कितना वो घूमे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे स्टेट को घूमा और इस उम्मीद में कि वो बदलाव ला रहे हैं, और आपने शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडर को थाम दिया। मतलब पूरी तरह से जो अपना, जिसमें कोई ये मान नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने आपने उसका विजय चक्र रोक दिया था और आपने एक पार्टी को सत्ता में ला दिया। लेकिन बदले में आपको क्या हासिल हुआ? तो ये चीजों ने यूथ लीडरशिप को, खासतौर से जो राहुल गांधी के साथ साना बसाना खड़ी थी, उनको आपने एक निराश किया, और वो निराशा की स्थिति में मुझे लगता है कि हाई कमान ही कमजोर हुआ, उन लोगों ने तो अपने ठिकाने ढूंढ ही लिए। और राजस्थान में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है धीरेन्द्र जी? सचिन पायलट किस हद तक आगे जाएंगे, या ये केवल प्रेशर टैक्टिस है कि मुझे और मेरे समर्थकों को या तो आप वाजिब सम्मान दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अपना कोई रास्ता तलाश करते हैं? देखिए, मुझे इन हालात में अभी ये प्रेशर टैक्टिस ज्यादा लग रही है, क्योंकि बीजेपी में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ा से ज्यादा इस समय यहाँ बिखराव दिखता है। ये राजस्थान में आपको बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के ज्यादा उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, जितने की कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में लड़ाई अब आप देखेंगे पूरी तरह इन्हीं दो के बीच में सिमट के रह गई, यानी जो बाकी विरोध था वो आपको नहीं दिख रहा है, वो इन्हीं धड़ों के बीच में है। जबकि बीजेपी में आपको अभी भी कोई इस तरह का, यानी अभी सत्ता भी बहुत दूर है, आपको सत्ता हासिल करने के लिए, जैसा अक्सर हम लोगों के गांव में कहा जाता है कि पहले रोटी ले लो फिर लड़ लेंगे, पहले रोटी पे कब्जा करो फिर बाद में लड़ लेंगे कि किसको कौन देगा, कितनी देगा। तो उस तरह की स्थिति बीजेपी में हमको दिख रही है कि वो बिखराव में है। इसीलिए ये लगता नहीं है। देखिए आप दोनों में अलग बात है कि उनके पूरे विधायक उस तरह से नहीं रहे कि वो पूरा कर सकें, और कुछ चाह कर वो हिम्मत नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ से उनको फीलर्स अच्छे नहीं मिले। और मुझे नहीं लगता कि अभी उन हालात में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस हुआ हो, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे अपने उस पर राजस्थान दौरे पर निकलेंगी, तो आप इस बात को देखेंगे कि उनकी भाषा में कोई बहुत सौम्यता नहीं होगी सचिन पायलट के लिए, या उनको इस बात की कोई खुशी नहीं होगी कि सचिन पायलट वहां आए और एक और कंटेंडर हो, क्योंकि सिर्फ अपने बिरादरी वोटों पर सचिन पायलट नहीं निर्भर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी हम इसी तरह की स्थिति देखेंगे, और जब तक कि कई बार क्या होता है कि वो आप नहीं चाहते हैं, तब भी आपके पास आपका ईगो और आपके समर्थकों का ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी मजबूरी में आप न चाहते हुए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कोई मना लेगा और कोई नहीं मनाता है, तो आपको बाहर आना होता है। वो स्थिति दूसरी हो सकती है, नहीं तो मुझे उसका कोई अभी अभी फिलहाल
बहुत बड़ा कोई चेंज होते नहीं दिख रहा। अंदर जरूर लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि ना तो उनके पास अभी पर्याप्त संख्या बल है, और ना ही कोई हमारे मेरी बस पर या मुझे ट्रेन पर लेने आ रहा है स्टेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पुंडीर जी, राजस्थान पर बहुत ही सारगर्भित और गहन चर्चा करने के लिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर भी आपने रोशनी डाली जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, खास तौर से जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।